हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप सभी? तो आज हम आप लोग के लिए यानी कि नन हिंदी जो क्लास 10th में है, जिसका नन हिंदी, जिसको हिंदी, उसका जो किताब का नाम है किसले हिंदी लिखा हुआ है, ठीक है। नन हिंदी, ध्यान से सुन ले, ये नन हिंदी है क्लास 10th वालों के लिए। तो इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं 10 ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही VVI क्वेश्चन है। आपसे ये गुजारिश है कि आप ज़रूर इस वीडियो को देखें और हो सके तो अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें, या तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा बेहतर तरीका तो मैं ये समझता हूँ कि आप अपना कॉपी में ज़रूर इन सभी क्वेश्चन को लिख लें, ओके, और याद तो 100% कर जाइए, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। मुझे पता है कि आपके पास भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भंडार होगा, लेकिन फिर भी मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो मेरे ख्याल से कुछ अलग हो सकता है। देखो, सबसे पहले सवाल यहाँ पे ये है, और आपको पता है कि हिंदी में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जी, 10 क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें से सिर्फ 5 सवाल बनाना होता है, सिर्फ 5 सवाल बनाना होता है, और हर सवाल रहता है 2-2 नंबर का, ठीक है। हर सवाल आपका 2-2 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो 2-2 नंबर का रहेगा, उसी के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो कुछ सवाल है कि एक लाइन में आंसर हो जाएगा, कुछ सवाल है कि 2-3-4 लाइन 5 लाइन इस तरह से आंसर होगा, ठीक है। वो आपके कॉपी पे डिपेंड करता है। पहला सवाल है कि अशोक का सशस्त्र त्याग गद की कौन सी विद्या है? ये सवाल है और यहाँ पे जवाब है अशोक का सशस्त्र त्याग गद की एक एकांकी विद्या है। क्या है? गद की एक जो है एकांकी विद्या है। तो हमारा ये इतना लिखेंगे, हमारा 2 नंबर पक्का बन गया। नेक्स्ट सवाल है जी कि यहाँ देखिए सवाल, ठेस कहानी शीर्षक, ठेस जो है शीर्षक कहानी के द्वारा किसका वर्णन किया गया है ना। जो ठेस कहानी पढ़ते हैं, वो जो शीर्षक ठेस कहानी में किसके द्वारा वर्णन किया गया है, किसका वर्णन किया गया है कहानी के द्वारा? सॉरी, फेस नहीं, ठेस। ठेस शीर्षक कहानी कलाकार के मन की विशिष्टताओं, मन की विशिष्टताओं का मार्मिक वर्णन करते हैं। क्या करते हैं? मन की विशिष्टताओं का मार्मिक वर्णन करते हैं। याद रखेंगे, किसका वर्णन करते हैं? मार्मिक वर्णन करते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा सवाल है कि उभरी नसों वाली हाथ का अर्थ क्या है? बहुत अच्छा सवाल है कि उभरी नसों वाली हाथ का मतलब क्या है। आप पढ़ेंगे किताब में खुशबू रचते हैं हाथ, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर पता चल जाएगा। तो आंसर है कि अगरबत्ती निर्माण में सतत हाथ से काम करने के कारण हाथ की नसें उभर जाती है, और जो सक्रिय शर्म घोतक है, शर्म नहीं पे होगा, तो सक्रिय शर्म, शर्म इस तरह से होगा, ठीक है, जो सक्रिय शर्म घोतक है। तो यहाँ पर बताया गया कि अगरबत्ती जब निर्माण होता है, तो लगातार जब हाथ से काम करते हैं, अगरबत्ती बनाते हैं, तो उसके नसों का होती उभर जाती है, हाथ में नसें। अगरबत्ती जो बनते हुए आप देखे होंगे शायद, तो जो अगरबत्ती बनाते हैं, बच्चे लोग भी बनाते हैं, तो उसकी हाथों के जो नस होते हैं वो उभर जाती है। जो सक्रिय शर्म, शर्म ये नहीं होगा, ये शर्म है, जो सक्रिय शर्म घोतक मतलब बहुत मेहनती टाइप का लगता है, वो नस जब उभरता है तो लगता है बहुत काफ़ी मेहनती है। तो यहाँ पे शर्म वो ना, ये तो शर्म हो गया शर्माने वाला, ये शर्म जो इसको मेहनत कहते हैं वो लिखाएगा, ठीक है, सुधार लीजिएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि पद्मा के कलाकार ललकारने पर, पद्मा के ललकारने पर, ललकारने लिखा हुआ, पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों किया, क्यों नहीं किया, है ना। तो आंसर होगा पद्मा अशोक को युद्ध करने के लिए ललकारती थी। पद्मा जो थी अशोक को युद्ध करने के लिए ललकारती थी, लेकिन अशोक युद्ध करना स्वीकार नहीं की, क्योंकि स्त्रियों से युद्ध करना सशस्त्र सम्मत नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये है जी कि पद्मा जो है अशोक को युद्ध करने के लिए ललकार रही थी, लेकिन अशोक युद्ध करना स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि स्त्रियों से युद्ध करना सशस्त्र सम्मान नहीं है। यानी कि अगर आप सशस्त्र को सम्मान करते हैं तो वो स्त्रियों के लिए नहीं है, सशस्त्र स्त्रियों पर नहीं उठ सकता है, इसलिए अशोक ने युद्ध को स्वीकार नहीं किया। ओके, नेक्स्ट सवाल आपका है कि राह भटके हिरन के बच्चे को का सार लिखें। मतलब यहाँ पे सवाल है, ये आपका लेसन का नाम है, राह भटके हिरन के बच्चे, इसका सार लिखना, मतलब इसके बारे में लिखना है। तो हिरन का शावक, शावक कहते हैं बच्चा को, हिरन के बच्चा को, हिरन का शावक माँ से अलग होकर पहाड़ पर रो रहा है। लेखक कहता है कि बांस के वन पैन आंक के वन, यहाँ पे है, हवा की थपेरों से तुम्हें लोरी सुना रहा है, तुम सो जाओ तुम्हारी माँ कल जरूर मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब है
कि एक आपका हिरन का बच्चा रहता है जो खो जाता है, तो हिरन का शावक माँ से अलग होकर पहाड़ पर रो रहा है। तो लेखक कहता है कहानी में कि वन में जो वन है, जो बांस लगे हुए हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो तुम्हें हवाओं के जरिए लोरी थपेरों से, मतलब वही हुआ जो थप थप आवाज़ होती है ना, हवा चलती है तो ये बोलता थपेरों से तुम्हें लोरी सुना रहा है, तुम सो जाओ, तुम्हारी माँ कल जरूर मिलेगी। ये कौन कहता है? ऐसा लेखक कहता है। ठीक है, चलो 6 सवाल देखें कि हुंडरू जैसे हुंडरू का झरना वैसे उनकी मार्ग, यानी कि ये आपका दिया हुआ एक लाइन कि जैसा है हुंडरू की झरना, जैसे हुंडरू की झरना है वैसे ही उसकी मार्ग है, उसकी रास्ता है। इस कथन के व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा। तो यहाँ पे देखें कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ने हुंडरू जलप्रपात का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। लेखक ने हुंडरू जलप्रपात और उसके मार्ग में समानता बताने का प्रयत्न किया है, यानी कि लेखक जो है इसमें हुंडरू के जलप्रपात में मार्मिक चित्रण किया है और हुंडरू का जलप्रपात और उसके मार्ग में क्या समानता है उसको बताने का प्रयत्न किया है। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात नीचे से ऊपर की ओर जाता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है और ऊपर से नीचे की ओर जाता है, यानी कि जिस तरह से हुंडरू का जलप्रपात बना हुआ है उसका ये दृश्य ऐसा है कि हुंडरू का जलप्रपात नीचे से ऊपर की ओर जाता है और ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। पानी उछलता कूदता धूम मचाते हुए पत्थरों के सीने को चीरते हुए आगे बढ़ता है। बहुत अच्छा यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है जी, है ना। तो इस तरह इसको रटने की जरूरत नहीं, इसको समझने की जरूरत है और इंटरटेन करके होकर पढ़ने की जरूरत है कि अगर हुंडरू जलप्रपात जल मार्ग जो है, जो जलप्रपात है वो नीचे से ऊपर जाता है, फिर ऊपर से नीचे गिरता है, पानी उछलता कूदता धूम मचाते हुए पत्थरों के सीने को चीर करते हुए, यानी कि चीरते हुए चाक करते हुए आगे बढ़ता है। जिस तरह जल मार्ग में बैग है उसी तरह से, तो यहाँ पर ये बैग नहीं होगा, वेग। ठीक है, वेग। जिस तरह से जिस तरह जल मार्ग में वेग है, वेग मतलब क्या होता है, यहाँ पे वेग लिखेगा। ठीक है, बैग नहीं, सुधार लीजिएगा, वेग मतलब जल धारा जो होता है ना, धारा, उसको बोलते हैं वेग, चाल बोलते हैं। जिस तरह जल मार्ग में वेग है उसी तरह उसके मार्ग में भी संकटापन। ठीक है, संकटापन, सुधार लेंगे, संकटापन और पत्थरों का अंबार लगा हुआ है। वस्तुतः हुंडरू का जल मार्ग जिस तरह है उसी तरह उसकी धारा, यानी कि जिस तरह से उसकी धारा है, जिस तरह से उसकी जल मार्ग है हुंडरू का, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाता है, पानी गिरता है, पत्थरों को चीरता है, तो उसी तरह से उसका मार्ग भी दिखता है। पत्थर भी वहाँ पे काफ़ी पड़े हुए, वही बोला जाए जिस तरह से जल मार्ग में वेग है, मतलब जल मार्ग जो बहता है ना पानी, उसमें जो चाल है उसी तरह उसके मार्ग में भी संकटापन, मतलब बीच में पत्थर आए हुए हैं, रोक रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ पत्थरों का अंबार लगा हुआ है, तो कहने का मतलब वस्तुतः ये कहने का है कि हुंडरू का जलमार्ग जिस तरह है उसी तरह उसकी धारा है। 7वां सवाल देखें, आत्मा को अशोक से बदला लेने, तो सॉरी यहाँ पे आत्मा नहीं, यहाँ पे पद्मा होगा। आप लोग जरूर इसको सुधारें, बिकॉज थोड़ा सा जल्दी में इसको टाइप कर दिया हूँ, है ना, मिस्टेक हो गया, पद्मा। तो बहुत से स्टूडेंट अगर पीडीएफ ले लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, ऐसे में पीडीएफ इसको सुधार के करके भेजूंगा। ठीक है, पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया। बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पे पद्मा लिखेंगे। आंसर है अशोक स्त्रियों की सेना से लड़ना अस्वीकार कर देता है, शुरू पर है, और उसके सामने सशस्त्र त्याग देता है। सामने क्या करता है, सशस्त्र जो है त्याग देता है, अपनी बंदूक जो भी सशस्त्र रहता है, तलवार वगैरह, उसको नीचे गिराता है, त्याग देता है। पद्मा को अशोक से पिता की मृत्यु का बदला लेने का अवसर था। पद्मा चूंकि ललकार भी रही थी, तो पद्मा को अशोक से पिता की मृत्यु का बदला लेने का अवसर था, लेकिन उसने अशोक को जिंदा इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह निहत्था था। निहत्था मतलब उसके साथ कोई नहीं था, इसलिए। ठीक है, सवाल नंबर 8 देखें। सचिवालय स्थित कार्यालय में पहले दिन कर्पूरी ठाकुर ने कैसा दृश्य देखा और उस पर उन्होंने क्या निर्णय लिया। यानी कि ये आपका जब कर्पूरी ठाकुर के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक सवाल होता है कि सचिवालय स्थित कार्यालय में पहले दिन कर्पूरी ठाकुर ने कैसा दृश्य देखा था और तथा उस पर उन्होंने क्या निर्णय लिया। तो यहाँ देखें जी, सचिवालय जिसको कलेक्ट्रेट कहते हैं, सचिवालय स्थित, ठीक है, कार्यालय में पहले दिन जब वे लिफ्ट से ऊपर गए,
है ना। सबसे पहले दिन जब लिफ्ट से ऊपर गए तो लिफ्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ था, ओनली फॉर ऑफिसर्स लिखा, देखकर भौंचक रह गया कि ये तो सिर्फ ऑफिसर के लिए है। कर्पूरी ठाकुर इसे सामंती प्रथा का अवशेष माना, यानी कि कर्पूरी ठाकुर को ये अच्छा नहीं लगा कि ये मतलब लिफ्ट सिर्फ ऑफिसर के लिए बनाया गया, और जो ऑफिसर से जो नीचे पोस्ट वाले क्या वो लोग नहीं आ सकते लिफ्ट से, तो उनको ये मतलब जो सामंती प्रथा मतलब जो किसी को बड़े को ही सम्मान देना छोटे को सम्मान नहीं देना, उसको अच्छा नहीं लगा और लिफ्ट का प्रयोग सार्वजनिक कर दिया। उसके बाद फिर सभी के लिए लिफ्ट जो है अनिवार्य कर दिया कि हर कोई चाहे चपरासी ही क्यों ना हो ऑफिस का, सब लोग जो है लिफ्ट से आ जा सकते हैं। सिर्फ वो ओनली फॉर ऑफिसर के लिए पहले था, लेकिन वो जब कर्पूरी ठाकुर पहले दिन गए तो ऐसा देखें तो वो इस प्रथा को चेंज कर दिया कि ये सिर्फ स्पेशल नहीं रहेगा, ये अब सब के लिए रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर भावनाएं हम और आप में पैदा हो जाए तो क्या बड़ी बात है यार। चलो नेक्स्ट 9 सवाल है, हुंड्रू का जलप्रपात की क्या विशेषता है। हुंड्रू की जलप्रपात बहुत अच्छा सवाल है, और ये मेरे ख्याल से इसमें तो 2 नंबर दिया हुआ है, तो इसमें विशेषता जब आ जाए तो कुछ तो यहाँ पे लंबा देना पड़ेगा, विशेषता भरना ही पड़ेगा। आंसर देखिए, हो सकता है कुछ मिस्टेक भी हो आंसर यहाँ पे मतलब टाइपिंग में। हुंड्रू का जलप्रपात दर्शनीय है, मतलब बहुत ही अच्छा है, देखने के लायक है। इसकी ऊंचाई 243 फुट है, ये आपका ऑब्जेक्टिव सवाल में भी आता है। 243 फीट है। स्वर्ण रेखा की नदी की जलधारा पहाड़ को पार करने के क्रम में टकराकर अनेक जलधाराओं में विभाजित होता है। तो एक सवाल ये भी बनता है कि हुंड्रू का जलप्रपात किस नदी के किनारे है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। तो बोलता है स्वर्ण रेखा नदी की जलधारा पहाड़ को जब पार करता है तो पहाड़ों से टकराता है तो अनेक धारा बन जाता है, कभी इधर चला गया कभी उधर चल गया, मतलब बहुत सारा धारा बन करके क्या होता है, विभाजित हो जाता है। पुनः एक होकर फिर आगे जाकर एक होकर नीचे गिरता है, फिर एक जाकर नीचे गिरता है। उजला पानी, ऐसा उजला होगा, उजला नहीं, उजला पानी ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि पानी चक्कर और भंवर में पीस कर पत्थर का चूर्ण गिर रहा है। ऐसा लगता है, दिखता है पानी कि ऐसा घूमता हुआ पानी गिरता है, भंवर करता हुआ गिरता है, कि लगता है कि पानी जो है पत्थर का चूर गिर रहा, मतलब पत्थर कैसे पिसता है, चूर हो जाता है तो वो कैसे गिरता है, वैसे लगता है पानी गिर रहा है। कभी कभी बीच में चट्टान पर प्रबल धारा गिरती है, कभी कभी बीच में देखते चट्टान पर काफ़ी तेज धारा गिरती है, तो संघर्ष से इंद्रधनुष जैसा रंग उत्पन्न है। तो जब तेज धारा जब गिरती है तो इतना तेज चोट उसमें पैदा होता है कि लगता है एक रंग कलर उत्पन्न होता है, कैसा रंग, इंद्रधनुष टाइप का, और ऐसा लगता है कि सतरंगा पानी हवा में उड़ रहा है, मतलब ऐसा लगता है ना 7 रंग का पानी जो है हवा में उड़ रहा है, विलीन हो रहा है, या हवा में उड़ता इंद्रधनुष फरफरा रहा, मतलब ऐसा महसूस होता है जब एकदम प्रबल धारा जब गिरती चट्टान पे, तो लगता है कि कितना एक इंद्रधनुष जैसा एक रंग जो है सतरंगा पानी में गिरा, और लगता है आसमान में मतलब इंद्रधनुष जैसा ये पानी में जो फरफरा रहा है। हुंड्रू जलप्रपात का यह दृश्य अद्भुत, यहाँ पे आपका कुछ यहाँ पे होगा, हुंड्रू जलप्रपात यहाँ पे अद्भुत नहीं अद्भुत होगा ना, यह अद्भुत लिखेंगे, ठीक है, जरूर आप लोग इसको सुधारेंगे, ठीक है। हुंड्रू जलप्रपात का यह दृश्य अद्भुत है, चारों ओर जंगल है और बीच में जलधारा प्रकृति की लीला स्थली का आभास कराता है, मतलब एकदम कितना खतरनाक अच्छा जगह, मतलब बहुत ही सुहाना जगह है कि चारों ओर क्या है, जंगल है, बीच में जलधारा है, ऐसा लगता है कि एकदम पूरा नेचर से भरे हुए। जब हुंड्रू के जलप्रपात में जाएंगे, जब हुंड्रू के झरना तरफ जाएंगे घूमने के लिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि एकदम पूरा नेचर, मतलब कुछ वहाँ पे मानव निर्मित नहीं लगे, सब लगेगा प्रकृति का लीला, यहाँ पे सब सारा प्रकृति का लीला यहीं पे है, मतलब बहुत ही खूबसूरत जगह है। और लास्ट सवाल पढ़ेंगे, खुशबू रचते हैं हाथ का मतलब क्या होता है, सारांश लिखने के लिए आपको बोला गया, लेकिन आपको मिलेगा 2 ही नंबर, तो जो छोटा छोटा वही लिख देंगे, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, है ना। खुशबू रचते हैं हाथ अरुण कमल की रचना है, पहले जो राइटर है उसका नाम देना, ठीक है, अरुण कमल की रचना है। यह कविता वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता से रेखांकित है, यानी कि जो वंचित है, जो गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, उसी के लिए इस कविता में रचना किया गया है। खुशबू रचते हैं हाथ, आपको कैसा लग रहा सुनकर, लेकिन जब आगे पढ़ेंगे इतना अच्छा लगेगा। कई गलियों नालों कूड़े करकट के बीच एक टोले में छोटे छोटे बच्चे अगरबत्ती बना रहे हैं। देखते होंगे जब अगरबत्ती जहाँ पे बनता है जी, तो मतलब छोटी छोटी गली है, नाली है, कूड़ा करकट एकदम गंदगी रहेगा भरा हुआ, और वहाँ पे क्या बना रहे हैं, अगरबत्ती बना रहे हैं। उनके हाथों का नस उभरा हुआ है, नाखून घिस जाता है अगरबत्ती बनाते बनाते।
जैसे हाथ वाले, यानी कि पीपल के पत्ते देखते कितना मुलायम रहता है। तो वही बोलता है पीपल के पत्ते जैसे हाथ वाले छोटे छोटे बच्चे जो है खुशबू रच रहे हैं। जाहिर सी बात, अगरबत्ती का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमको खुशबू महसूस होता है ना, जब अगरबत्ती जब जलाते हैं तो खुशबू लगता है। और वही खुशबू कहाँ से बन के आ रहा, गंदगी जगह से, जहाँ पे नाली कुछ छोटी छोटी गलियाँ हैं, नाली है, और छोटे छोटे बच्चे जो है उसको बना रहे हैं। इस गली में देश की मशहूर अगरबत्तियाँ का निर्माण हो रहा है। इस इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग केवड़ा केवड़ा जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोग बोलते हैं बहुत अच्छा चीज़ है केवड़ा, जो खाने में इस्तेमाल करते हैं, है ना। गुलाब जल जो होता है, और खस, इसी तरह से रात रानी अगरबत्ती है, ये सब हम लोग मतलब अच्छा महसूस करते हैं, जब जलता है तो खुशबू होती है। लेकिन ये कहाँ बनता है, गंदे मोहल्ले गंदे लोग इसको बना रहे होते हैं, और छोटे छोटे बच्चे बना रहे हैं। तो मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं और वो क्या कर रहे हैं, अपने हाथ से खुशबू को बना रहे हैं, खुशबू को रच रहे हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू की रचना छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। कितना अच्छा सेंटेंस यहाँ पे है कि दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया के सारे छोटे छोटे बच्चे जो है वो अपने हाथों से खुशबू रच रहे हैं। इस तरह से आपका यहाँ पर सवाल होता है ख़त्म। और 10 सवाल मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया, जो जो यहाँ पे त्रुटियाँ थी आप उसको ज़रूर इसको सुधार लेंगे, ठीक है। और इसका PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम इंस्टॉल कर लें। टेलीग्राम प्ले स्टोर आपको मिलेगा एप्लीकेशन, प्ले स्टोर से टेलीग्राम, और टेलीग्राम पे सर्च करेंगे AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021। क्या सर्च करेंगे, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021। वहाँ पे ग्रुप आएगा, उसमें ज्वाइन हो जाना, उसमें आपको PDF मैं दे दूंगा। ओके, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना दोस्तों के पास, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपको इस चैनल पे लगभग सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, यहाँ तक कि संस्कृत भी ऑब्जेक्टिव मैं आपको करवा रहा हूँ जहाँ तक पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। तो अच्छी लगती है ना, तो आप लोग भी थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करो, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो, उनको भी हेल्प हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल, मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।